हाय गाइस, वेलकम टू रिएक्ट कोर्स। इस कोर्स में हम रिएक्ट के बारे में देखेंगे कंप्लीट। हम स्टार्टिंग से एंड तक रिएक्ट में वेबसाइट बनाना सीखेंगे। रिएक्ट जो बेसिकली फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, और रिएक्ट को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली ये है कि आपका जो पेज है वो एक ही दफ़ा लोड होता है, उसके बाद आपको बार बार जो है वो पेज रीलोड नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम HTML में वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे जब डायरेक्ट करते हैं तो वो पेज जो नेक्स्ट वाला पेज है वो पहले रीलोड होता है फिर आता है वहाँ पे। लेकिन रिएक्ट में ऐसा कि जब वेबसाइट चलती है हमारी तो एक ही दफ़ा जो है पेज सारे लोड हो जाते हैं, उसके बाद हमें बार बार वो पेजेस को रीलोड नहीं करना पड़ता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी एक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे YouTube की एक एग्जांपल है रिएक्ट की। जब हम YouTube को एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं तो पेज जो है वो लोड हो जाता है। मैं यहाँ पे किसी भी टैब को ओपन करूँगा तो आप देखें यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगा पेज। ये जब हम किसी और वगैरह जब HTML वगैरह में हम वेबसाइट को इस तरह किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो पेज जो है वो दोबारा रीलोड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जाऊँगा तो पेज जो है वो रीलोड नहीं होगा। तो ये एक रिएक्ट की एग्जांपल है। इसकी ये वजह है कि जो HTML वेबसाइट है उसमें जो HTML है वो रिक्वेस्ट भेजता है पहले सर्वर को, वहाँ से डाटा जब हमारे पास दोबारा आता है तो वो पेज जो है वो रीलोड होता है पहले, फिर वो जो डाटा है वो शो होता है। लेकिन रिएक्ट का एक अपना सर्वर होता है, वेबसाइट के अंदर अपना सर्वर होता है, तो इस वजह से उसको रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास जाना नहीं पड़ता है। तो उसके अंदर ही जो सर्वर होता है उस वजह से वो पेज जो है वो रीलोड नहीं होता है। एक तो ये रिएक्ट का फ़ायदा है। दूसरा रिएक्ट का ये फ़ायदा है कि ये कंपोनेंट बेसिस होती है। कंपोनेंट बेस क्या मतलब है कि हमने एक चीज़ हमने एक दफ़ा कोड कर लिया तो हमें वो बार बार उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने HTML में वेबसाइट बनानी सीखी थी तो उसमें हमने लेट्स से होम का पेज बनाया था, अबाउट अस का पेज बनाया था। तो हमने होम के पेज में भी नैव बार का कोड लिखा था, फिर अबाउट के पेज में भी नैव बार का कोड लिखा था। तो इस तरह कोड जो है वो रीयूजेबल नहीं था, वहाँ पे हमें बार बार जो कोड लिखना पड़ रहा था। लेकिन रिएक्ट का क्या है, इसमें हम एक नैव बार का कंपोनेंट बना लेंगे, हमने उसको जहाँ पे भी यूज़ करना है हम वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह रिएक्ट से एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी भी है जो वो बढ़ जाती है। हम कंपोनेंट्स बना लेंगे, उनको जहाँ पे भी हमने यूज़ करना होगा कर लेंगे। इस तरह हमारा जो है वो काम भी कम हो जाएगा। तो अब हम रिएक्ट में अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो Node.js इंस्टॉल होना चाहिए हमारे मशीन में। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे चलते हैं। तो अपने किसी भी ब्राउज़र पे आपने जाके सर्च कर लेना है Node.js, और यहाँ से आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी Node.js। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आप जो है वो लेटेस्ट जो इसका वर्जन है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से मैं दोबारा नहीं करूँगा। आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली CMD ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है आपने node -- वर्जन। तो यहाँ पे आपको जो वर्जन आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा नोड तो यहाँ पे उसका आपको वर्जन शो कर देगा। मेरा भी 16.16 है, आप लेटेस्ट कर लेना 20 पॉइंट समथिंग है जो मैंने आपको दिखाया Node.js की वेबसाइट पे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जो भी आपने रिएक्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है उसके लिए आपने जिस फोल्डर में भी क्रिएट करनी है वहाँ पे आपने CMD ओपन कर लेना है और आपने कमांड टाइप करनी है npx create react app, और यहाँ पे जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है वो रखना है।
इसकी नेमिंग कन्वेंशन है कुछ नेम रखने की, आप कैपिटल में इसका नेम नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसका, लेकिन स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो गया। समटाइम्स जब आप किसी नए फोल्डर में प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली एक एरर आपको देखने को मिलेगा, माइट भी आपका वो एरर आए, माइट भी ना आए। तो उसका सलूशन क्या है कि जब आप किसी नए फोल्डर में जाएंगे तो cmd ओपन करके आपने कर लेना है npm init कमांड रन कर लेनी है। cmd ओपन करेंगे, यहाँ पे npm init कमांड रन कर लेंगे, तो यहाँ npm init रन कर लें या npx init, इन दोनों में से आप कोई रन करके देख लें, तो आपको उसके बाद ये वाली npx क्रिएट रिएक्ट वाली आप कमांड जो है वो रन करेंगे तो वो एरर नहीं आएगा। तो इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपली प्रोजेक्ट वाली फाइल के अंदर जाना है, cd और प्रोजेक्ट का आप नेम लिखेंगे तो आप प्रोजेक्ट वाली फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे आपने कमांड रन कर देनी है npm start। अच्छा, ये npm का जो है वो मैं बता दूँ, npm नोड पैकेज मैनेजर है। हमने जो जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करनी है रिएक्ट ऐप के अंदर, इसमें बेसिकली हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। हमें सारे पैकेजेस इसमें प्री डिफाइंड बिल्ट इन हमें नहीं मिलते। हमें जितने भी पैकेजेस हम यूज़ करेंगे पहले हमें उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm के साथ ही। तो ये npm का जो मीनिंग है वो है नोड पैकेज मैनेजर। इससे जितने भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो इसी से करेंगे, npm से। तो npm स्टार्ट लिख के हम एंटर प्रेस कर देंगे तो इससे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। उतनी देर तक मैं आपको रिएक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स थे, पब्लिक का फोल्डर था, सोर्स का फोल्डर था और ये गिट इग्नोर की फाइल थी एक, और ये 2 पैकेजेस की फाइल्स थी। अब नोड मॉड्यूल्स में जो भी हम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, जो जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी, ये जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। ये लोकल होस्ट 3000 पे होगा ओपन। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जितने भी हमारे डिपेंडेंसीज होंगी, पैकेजेस जितने भी हम इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे इस फोल्डर में आएंगे, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। जितनी मीन्स के हमारे पास जो डिपेंडेंसीज होती हैं पैकेजेस की वो इस फोल्डर में आती हैं सारी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिक फोल्डर। इसके अंदर हमारे पास index.html होती है जो हमारा स्टार्टिंग हमें एप्लीकेशन को रन करती है। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का जो है वो फेविकोन आइकन चेंज कर सकते हैं और उसका टाइटल जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो भी इमेजेस यूज़ करनी होती हैं वो हम इस फोल्डर में यूजुअली रखते हैं, पब्लिक वाले फोल्डर में। और ये फेविकोन.ico है। हमने जो भी अपना फेविकोन चेंज करना होता है वो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे index.html में जाके, यहाँ पे आइकन वाले लिंक में उसका पाथ दे के इमेज का। पब्लिक वाले फोल्डर के बाद आ जाता है सोर्स वाला फोल्डर। इसमें app.css है जिसमें हमारी पूरी ऐप की CSS लिखी होती है। इसमें हम अपनी कस्टम CSS यूज़ करके भी ऐप को
जो है वो चला सकते हैं वेबसाइट को। हमने जो भी CSS लिखनी होगी वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद app.js है, ये हमारा स्टार्टिंग जो पेज अभी शो होगा यहाँ पे, ये वाला जो आप पेज देख रहे हैं ये हमारी जो है रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो गई है। अब ये आप जो पेज देख रहे हैं वो बेसिकली ये वाला पेज ही है, ये आप देख रहे हैं ना, लर्न रिएक्ट, ये वाला पेज है। इसको हम चेंज करके यहाँ पे अपने लिंक्स ऐड करेंगे ताकि हम डिफरेंट पेजेस जो हैं वो तैयार कर सकें। उसके बाद ये app.test.js है, इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड है थोड़ी सी ऐप की। और index.css है, इसके अंदर भी हम जो अपनी CSS है उसको ऐड कर सकते हैं। index.js है, यहाँ पे जो हमने ऐप डिफाइन की हुई है, ये ऐप ये वाली app.js वाली है। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आके यहाँ से वो स्टार्ट होती है ऐप हमारी। उसके बाद ये लोगो है एक, और ये फिर ये इनको हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, सेटअप टेस्ट वगैरह ये वाली फाइल्स इतनी यूज़ नहीं होगी। उसके बाद ये पैकेज log.json है, जितने भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे उनके हम जो वर्जन है वो यहाँ से देख सकते हैं कि पैकेज का कौन सा वर्जन है। उसके बाद package.json है, इसके अंदर भी हमारी स्क्रिप्ट्स ऐड होती हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट है, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमने प्रोजेक्ट में जितनी भी हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करेंगे उनके यहाँ पे वर्जन लिखे हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेज क्रिएट करना। अभी तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है रिएक्ट का ये वाला पेज शो होता है। अब हम अपना जो है कस्टम पेजेस वगैरह तैयार करने स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पेज क्रिएट करने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि जो पेज है वो बार बार रीलोड नहीं होता है, एक ही दफ़ा जो है पेज रीलोड होता है जब भी होता है लोड। उसके बाद हमें बार बार पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेज ऑटोमेटिक जो है वो एक ही दफ़ा लोड होता है। तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर डोम पैकेज को यूज़ करते हैं। उसको पहले हम इंस्टॉल करते लेते हैं npm install react router DOM। सिंपली रिएक्ट राउटर डोम अगर हम करते हैं तो उसमें आगे जाके हम जब स्विचेस यूज़ करेंगे, स्विचेस में वो जावास्क्रिप्ट वाला स्विच नहीं है, डिफरेंट स्विच है, राउट्स और स्विच यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो उसमें एरर आता है, इस वजह से हम यहाँ पे @5.2.0 ये वाला वर्जन हम इसका यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम का। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये इस तरह जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अब इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम फिर जाएंगे सोर्स वाले फोल्डर को ओपन करके, यहाँ पे index.js है, यहाँ पे हम जाके अब हम इंपोर्ट कर लेंगे ब्राउज़र राउटर, import browser router from react router DOM। ये हम यहाँ पे लिख देंगे और ये यहाँ पे जो react.strict mode लिखा है इसे हम रिप्लेस कर देंगे ब्राउज़र राउटर से। ब्राउज़र राउटर क्या है? ब्राउज़र राउटर बेसिकली जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं लिंक्स के थ्रू, तो ब्राउज़र राउटर जो है वो हिस्ट्री अपने पास जो है वो सेव कर लेता है उसकी लिंक्स की। तो उस वजह से हम डिफरेंट लिंक्स पे जो है वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र राउटर से इसको चेंज कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ये था। उसके बाद हम app.js में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, पेज रिफ्रेश करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे वो जो है पहले आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वाला वो सारा रिमूव हो गया।
अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्विच और राउट्स को इंपोर्ट करेंगे। ये भी हम रिएक्ट राउटर डोम से ही जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले स्विच का एक टैग बनाएंगे और उस टैग के अंदर हमने जितने भी अपने पेजेस हैं उनके लिंक हम ऐड करेंगे। जैसे हम एंकर टैग यूज़ करते थे HTML में, यहाँ पे हम राउट्स का जहाँ पे एक क्रिएट कर देंगे कंपोनेंट राउट्स का, तो उससे हम जो है वो दूसरे पेजेस पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर हम बनाते हैं कंपोनेंट्स के नेम से। कोई भी आप इसका नेम रख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर कंपोनेंट्स यूज़ होता है। इसके अंदर हम बना लेते हैं navbar.jsx। यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ होती है .jsx रिएक्ट के लिए। अब इसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है navbar का, तो उसके लिए मैं आपको एक पहले एक्सटेंशन बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लें ES7। आप ES7 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ES7 रिएक्ट रिडक्स। इस पे क्लिक करेंगे, ये मेरी पहले इंस्टॉल हुई है। जैसे HTML में हम यूज़ करते थे एमिट एब्रीविएशन, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट थी VS कोड में, लेकिन रिएक्ट के लिए यूज़ होती है ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL रिएक्ट नेटिव सिंपल्स। इसमें भी हम शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं तो वो जो है वो खुद ब खुद पूरा कोड उसका जनरेट कर देता है। जैसे अब यहाँ पे हमने navbar में अपना स्टार्टिंग टेम्पलेट लिखना था, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा RFC। तो ये जो है वो पूरा हमारा कोड जो है वो स्टार्टिंग टेम्पलेट इसका लिख देगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ये हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था हम एक जगह कंपोनेंट का कोड लिख के उसको डिफरेंट जगह पे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके फंक्शन और यहाँ पे अपना जो भी हम नेम देंगे कंपोनेंट का, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो नेमिंग कन्वेंशन में स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल यूज़ होता है यूजुअली। तो यहाँ पे navbar हमने लिख दिया। इसके अंदर मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ। ये मैंने लेट से भी एक हेडिंग ही क्रिएट कर दी है, तो इसको हम यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे हमने जितने भी कंपोनेंट्स को यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे। पहले इंपोर्ट navbar में जैसे लिखने लगूंगा तो यहाँ पे वो खुद ही जो है वो उसकी सजेशन दे देगा navbar की, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो खुद इंपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट हो गया। इसको हम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे राउट्स का एक जो है वो क्रिएट करेंगे टैग। उसके अंदर हम एग्जैक्ट पाथ लिखेंगे। अच्छा, पाथ अब यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है? जैसे हम HTML में करते थे index.html, तो जब हम index.html पे होम पे क्लिक करते थे तो वहाँ पे जो आपको ऊपर सर्च बार में आपको शो हो जाता था उसका index.html। उस index.html की जगह यहाँ पे पाथ यूज़ होता है। यहाँ पे आप कोई भी पाथ दे देते हैं, जैसे अगर होम है तो उसके लिए /home या जो भी आपने देना है, माई होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह वो पाथ यूज़ होता है। जब भी हम मूव करते हैं तो उस पेज पे मूव करते हैं तो ये वाला जो है कंपोनेंट का पाथ है वो बार में ऊपर सर्च बार में शो होता है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट पाथ, यहाँ पे जो भी हमने कंपोनेंट का नेम देना है और आगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट में हमने जो उस पेज पे शो करना है कंपोनेंट,
उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट लिख देंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे राउट्स लिख दिए, यहाँ पे राउट आना है। तो यहाँ पे स्विच एंड राउट आना है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने जल्दी में राउट्स लिख दिया था, यहाँ पे राउट आना है। तो ये अब हमारा स्टार्टिंग पेज है। स्टार्टिंग के लिए ये जो है वो स्लैश यूज़ होती है, जैसे कि HTML में index.html यूज़ होता था। तो इसको अब हम क्रोम पे ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ये हमारा स्टार्टिंग जो है पेज आ गया। अब मैं आपको इसमें लिंक्स ऐड करके एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स ऐड कर देता हूँ। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इनके चलें इनको बाद में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट कर लेते हैं नए, home.jsx, about.jsx, contact.jsx। ये अभी मैंने पेजेस क्रिएट कर लिया और इनमें भी सेम उसी तरीके से RFC आप लिखेंगे। और यहाँ पे भी सिंपली एक हेडिंग में लिख देता हूँ होम पेज, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कंपोनेंट का नेम चेंज कर लेंगे, क्योंकि कंपोनेंट का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे अबाउट लिख दिया, और कॉन्टैक्ट वाले में भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देंगे। अब आपने जितने भी यहाँ पे पेजेस ऐड करने हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने होम का, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट होम, ये खुद आ जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट अबाउट अस का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज। ये तीनों पेज अब मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैं यहाँ पे इन्हें शो करना चाह रहा हूँ कि एक पेज से दूसरे पेज पे जो है वो मूव कर सके हम लिंक्स के थ्रू। तो इसको मैं सिंपली इस वाले राउट को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे इसका मैं पाथ चेंज कर दूंगा होम, और इस पाथ के अगेंस्ट कंपोनेंट हमने कौन सा यूज़ करना है, होम वाला। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम। इसी तरह बाकी भी यहाँ पे अबाउट अस हमने जो भी लिंक लिखना है, और यहाँ पे हमने कंपोनेंट कौन सा यूज़ करना है, अबाउट वाला, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और कंपोनेंट हमने यूज़ करना है कॉन्टैक्ट वाला। ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखे हैं पाथ रखे हैं, यही पाथ अब मुझे इस लिंक में ऐड करना पड़ेगा, जिस लिंक के ज़रिए मैं चाह रहा हूँ कि वो वाले पेज पे जाए। सेम वही पाथ मुझे यहाँ पे भी देना पड़ेगा जो मैंने app.js के अंदर दिया है। तो अब यहाँ पे पेजेस आ गए हैं, लिंक्स आ गए हैं, सॉरी। यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये होम वाले पेज पे चला गया। अब मैं यहाँ पे अबाउट अस करता हूँ, ये अबाउट अस वाले पेज पे आ गया। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे गया हूँ तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने तो कहा था कि यहाँ पे पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होता, यहाँ पे हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है। उसकी जगह अगर हम लिंक यूज़ होता है एक, वो यूज़ करें तो पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा। वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो अगर हमें इनको लिंक के थ्रू करेंगे तो पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब लिंक के थ्रू करते हैं। यहाँ पे लिंक लिखेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये सारे रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू ही आ रहे हैं पैकेजेस अभी तक। यहाँ पे हम लिंक को रिप्लेस कर दे, एंकर टैग को रिप्लेस कर देंगे लिंक के साथ। और जैसे यहाँ पे एंकर टैग में href यूज़ होता है, यहाँ पे लिंक में यूज़ होता है to। और यहाँ पे सेम वही
जो हमने href में दी है पाथ वही यहाँ पे देंगे। अब मैं एंकर टैग्स जो है वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिंक्स को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट और यहाँ पे इनका जो भी हमने नेम्स रखने हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट। अब इन्हें यूज़ करके देखते हैं हम। अब मैं होम पेज पे जा रहा हूँ तो ये आप देखें यहाँ से पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ। यहाँ मैं अबाउट अस पे गया हूँ, पहले जो एंकर टैग यूज़ करके हम दूसरे पेज पे जा रहे थे उससे पेज रिफ्रेश हो रहा था, लेकिन जब लिंक यूज़ कर रहे हैं तो इससे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो जो बेटर अप्रोच है वो यही है कि हम लिंक को यूज़ करें। वो एंकर टैग वाला सिंपली मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेज को क्रिएट करना। जैसे रिएक्ट में HTML में हमने बूटस्ट्रैप यूज़ की थी, यहाँ पे भी रिएक्ट की भी अपनी बूटस्ट्रैप है, यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। MDB बूटस्ट्रैप भी है, सिंपल रिएक्ट की बूटस्ट्रैप भी है। हम जो है वो MDB यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा टेम्पलेट्स भी हैं और वो अच्छी भी है रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। MDB बूटस्ट्रैप रिएक्ट लिखेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट होगी, उसे ओपन कर लेना। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी पहले उन्होंने इंस्टॉलेशन बताई है। यहाँ आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है MDB इंस्टॉलेशन। पहले हमें इसे यूज़ करने के लिए ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm install MDB react UI kit। इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे पहले, यहाँ पे कॉपी करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पैकेज उतनी देर तक इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा एंड द फॉलोइंग लिंक लाइन इज पब्लिक index.html फाइल इनसाइड हेड सेक्शन। ये जो हमने HTML के अंदर भी बूटस्ट्रैप में लिंक ऐड किया था एक CSS के लिए, यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको यहाँ से कॉपी करके पब्लिक के अंदर इंडेक्स वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम CSS वाला रख देंगे। यहाँ पे आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपने जो टाइटल देना है वो दे देंगे। तो ये उसका टाइटल यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट ये जो हमारा पैकेज था वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम ये जो अब नैव बार क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम कंपोनेंट्स में हम एक फाइल बना लेंगे navbar.jsx। इसके अंदर RFC करेंगे, वो टेम्पलेट स्टार्टिंग आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स में जाके और नेविगेशन में जाएंगे, यहाँ पे नैव बार आ रहे हैं। तो अभी यही यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ पे इनके पूरी फाइल का कोड है, यहाँ से कॉपी करके तो ये वाला रिमूव कर देते हैं क्योंकि उनका पूरी फाइल का कोड है। ये वाला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम अपने फंक्शन का जो नेम है वो कंपोनेंट का नैव बार रख देंगे। तो ये जो है वो नैव बार का कोड आ गया हमारे पास। इसके बाद अब हम होम का एक पेज बना लेते हैं, home.jsx। इसमें अभी सिंपली हम नैव बार को इंपोर्ट करके शो कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट नैव बार और ये खुद ही सजेशन दे देगा उसकी। और यहाँ पे हम जो कंपोनेंट हम इंपोर्ट करेंगे उसको एंकर टैग इस तरह हम ये जो ब्रैकेट्स होती हैं
इनके अंदर हम इस तरह नैव बार लिख देंगे। ये हमारे पास कंपोनेंट जो है वो शो हो जाएगा होम पेज में। इसको यहाँ पे इसका स्टार्टिंग रूट भी दे देते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रूट और यहाँ पे एग्जैक्ट पाथ। स्टार्टिंग पेज के लिए यहाँ पे खाली स्लैश यूज़ होती है और यहाँ पे कंपोनेंट में फिर वैसे ही इंपोर्ट करेंगे। अब हम होम को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे होम। अब देखते हैं हम अपना पेज। अभी रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी इसमें CSS जो है वो ऐड नहीं हुई। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ गेटिंग स्टार्टेड में जाके इंस्टॉलेशन पे जाएंगे दोबारा। और यहाँ पे 2 इंपोर्ट्स की लाइंस लिखी हैं, इनको कॉपी करके अपने हम जो है नैव बार वाला था इसमें पेस्ट कर देंगे। अब इसको भी यूज़ करने के लिए अब MDB React UI किट तो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन फॉन्ट ऑसम फ्री ये हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल और @font awesome फ्री। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं इसको जाके। तो यहाँ पे अब देखें कि पहले जो CSS के बगैर आ रहा था, अब CSS हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे नैव बार इस तरह से आ रहा है, इसमें अब CSS ऐड हो गया। इसी तरह अब मैं लेट्स से कि यहाँ पे मैं अब एक फाइल बना रहा हूँ अबाउट अस की, about.jsx, और इसके अंदर भी मैंने जो है वो नैव बार ऐड करना है। अब यहाँ पे मुझे दोबारा नैव बार का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे HTML में थी। यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा इंपोर्ट नैव बार और यहाँ पे मैं नैव बार ऐड कर दूँगा। यहाँ पे नैव बार और ये क्लोजिंग टैग इसका दे दूँगा। इसको हम राउटर में भी ऐड करके देख लेते हैं। इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, यहाँ पे इसका लिंक चेंज कर देंगे अबाउट, और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट नैव बार, सॉरी अबाउट लिखना है यहाँ पे, और इसका कंपोनेंट यहाँ पे अबाउट कर देंगे। इसको नैव बार में ऐड कर लेते हैं, किसी में नैव बार के लिंक में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे होम का लिंक है, यहाँ पे लिंक दिया, यहाँ पे हम अबाउट अस कर देते हैं और यहाँ पे वो वाला लिंक पेस्ट कर देते हैं जो हमने अबाउट का दिया। अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट वाला पेज है। यहाँ पे मैं अगर पेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस, ये अबाउट अस वाला पेज है, लेकिन हमें नैव बार का कोड जो है वो दोबारा नहीं लिखना पड़ा। ये हमारे पास पहले कंपोनेंट पड़ा था तो वो हमने यूज़ करके बना लिया है। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट में जो है वो डायनेमिक वैल्यूज़ किस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में तो हम यूज़ करते थे बैकटिक्स का यूज़ करते थे, यहाँ पे $साइन का यूज़ करते थे हम वैल्यूज़ लिखने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं वेरिएबल कोई भी दे दूंगा, कॉन्स्ट टेक्स्ट दे देता हूँ। जैसे ये मैंने टेक्स्ट दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो यहाँ पे मैंने HTML लिखी होगी रिटर्न वाले टैग के अंदर जितनी भी, उसमें मैं कोई भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स लिखूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँगा। तो ये डायनेमिक टेक्स्ट इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा।
इस तरह हम जो है वो डायनेमिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास कोई अरे है उसमें से मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मेरे पास थी अरे थी और मैं चाह रहा था कि मैं उससे लिख सकूँ यहाँ पे, तो उसका भी सिंपल तरीकाकार है कि यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अरे का नेम डॉट मैप, फिर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके अंदर एक दफ़ा फिर ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पे कोई भी एक टेम्पोरेरी नेम दे देंगे हम, जैसे कि फॉर ईच लूप में हमने टेम्पोरेरी एक नेम दिया था, यहाँ पे भी हम दे देंगे। मैं आइटम का नेम दे देता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स, ये आइटम हम टेम्पोरेरी नेम देंगे जिससे हम यहाँ पे वो उसको गेट कर सकेंगे। और ये इंडेक्स होता है कि जैसे जब हेलो प्रिंट होगा तब इंडेक्स 0 होगा, जब हाई 1 होगा, इसी तरह इंडेक्स ये वाला इंडेक्स है। उसके बाद इक्वल लगा के ये वाला ऑपरेटर और फिर ब्रैकेट्स हम इस तरह लगा के ये वाला इस तरह हम डिफाइन कर लेंगे और इसके अंदर जो जितनी दफ़ा हम रिपीट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लूप के अंदर उतनी दफ़ा हम इसके अंदर हम ये लिख देंगे और ये हमारी लूप। सो इसको डॉट मैप मेथड है जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पे हेलो हाई आइटम 1 आ रहा है जो भी हमने अरे के अंदर ऐड किया था। इस तरह हम इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं डायनामिकली, इस तरह हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, अरे के साथ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कार्ड्स को डायनामिक बनाना हो कि कोई भी प्रोडक्ट ऐड करे यूज़र तो वो कार्ड में शो हो जाए, तो उसको कार्ड का कोड भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे यहाँ पे नैप बार है, इसी तरह कोई और कंपोनेंट है उसको यूज़ करना है, तो उन्हें हमें किसी न किसी डिव टैग के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे खाली नैप बार, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे अगर मैं खाली नैप बार लिख दूँ तो इसका कोई एरर नहीं आएगा, ये चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ अगर मैंने इसके साथ कोई और भी ऐड करना है, H1 मैंने ऐड करना है, कोई और चीज़ ऐड करनी है, तो यहाँ पे देखें आपकी एरर दे रहा है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम इन्हें किसी डिव टैग के अंदर जो है वो रैप कर दें, तो उससे एरर नहीं आएगा। इस तरह हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नैप आ रहा है, कोई और कंपोनेंट भी हम बना के उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे इसके नीचे जहाँ पे भी हमने, जैसे फुटर भी हमें हर पेज पे चाहिए होता है, तो हम फुटर का एक कंपोनेंट बना के हर पेज पे उसको भी इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, इसका एरर नहीं आ रहा। उसके बाद अगर हमने रिएक्ट में CSS कैसे ऐड करते हैं, तो CSS हम जैसे हम HTML में एलिमेंट के अंदर CSS लिखते थे, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, वहाँ पे हम लिखते थे ऐसे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम जो है वो CSS अपनी डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ रेड, तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर हमने लिखना होता था तो ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये होगा कि जितने भी HTML में ये वाली स्लैश यूज़ होके होते थे, उसके लिए हम ये करेंगे कि वो स्लैश को रिमूव कर देंगे, ये जो स्लैश है इसको रिमूव कर देंगे और उसके जो वेरी नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे वहाँ पे बैकग्राउंड दूसरी तरह लिखा जाता था, यहाँ पे बैकग्राउंड इस तरह लिखा जाएगा, बैकग्राउंड और कलर का C जो है वो कैपिटल आएगा, और यहाँ पे हमने जो भी इसका कलर देना है वो दे सकते हैं हम, ये इस तरह। एक तो ये इसका मेथड है, इस तरह भी हम
जो है वो स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि जैसे हम क्लासेस बना के CSS ऐड करते थे, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ होगा। जैसे HTML में सिंपल क्लास यूज़ होता था, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ हेडिंग, और इस क्लास नेम को यूज़ करके मैं app.css में इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ कलर। एक बात है कि यहाँ पे अगर आप app.css में लिखेंगे तो सिंपल जैसे हम CSS में ऐड करते थे HTML के अंदर, वही नेम यहाँ पे देने पड़ेंगे हमें। वो सिर्फ रिएक्ट की फाइल के अंदर आप अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर CSS फाइल के अंदर आप कर रहे हैं तो सिंपली वैसे ही जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह भी हम इसके स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग ऐड करने का तो जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आप स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट बना लें। यहाँ पे किसी भी नेम से माई स्टाइल लिख लें आप यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जितनी भी CSS लिखनी है वो लिख दें। जैसे यहाँ पे कलर कोई आपने देना है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और मैं चाह रहा हूँ इसको मैं मार्जिन दे दूँ। जो भी आपने स्टाइलिंग लिखनी है वो इसके अंदर आप लिख के, और जिस भी एलिमेंट पे लगानी है वहाँ पे आप लिख दें स्टाइल, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास कर दें इस तरह से। तो इसको अब मैं रिफ्रेश करूँ तो ये इस पे CSS लग गया है। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। हम यहाँ पे भी इसकी CSS लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भी CSS पास कर सकते हैं, या फिर हम CSS वाली फाइल के अंदर भी CSS को लिख सकते हैं। उसके बाद इवेंट्स आ जाते हैं कुछ इसके अंदर, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखे थे, यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे मैं कोई बटन क्रिएट कर लूँ अगर, और इसके अंदर यूज़ होगा ये डिफरेंट जो है वो इवेंट्स यूज़ होते हैं। ऑन क्लिक का इवेंट है, यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। अच्छा, अब एरो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में थे, वहाँ पे हमने नहीं किए, मैंने कहा रिएक्ट में कर लेंगे। यहाँ पे एरो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे हम कॉन्स्ट कोई भी फंक्शन का नेम जो आपने देना है, हैंडल क्लिक रख लेते हैं। उसके बाद इक्वल, फिर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद एरो ऑपरेटर इस तरह, और इस तरह कर्ली ब्रैकेट से इस तरह ये जो है वो इस तरह एक फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हम इसको इवेंट भी पास कर सकते हैं, जैसे हम HTML में भी करते आए हैं। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे ये वाला हैंडल क्लिक वाला फंक्शन जो है वो, इसको मैं जो है रन करना चाह रहा हूँ। तो इवेंट जो है, इवेंट से हम जैसे पेज को इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से हम रिफ्रेश होने से बचाते थे, वहाँ पे यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इसका ये है कि हम एक ही फाइल के अंदर जो है वो HTML भी लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख लेते हैं, तो थोड़ा इजी रह जाता है हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट की निस्बत। और इसके अंदर हमने जैसे ये डायनामिक वैल्यूज़ लिखना सीखे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमें .inner करके लिखना पड़ता था, तो यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट बटन क्लिक, सिंपल अभी मैं यही लिख देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो बटन क्लिक, ये ऑन क्लिक का इवेंट है। उसके बाद ऑन सबमिट का बटन भी यूज़ होता है, ऑन माउस ओवर का बटन भी यूज़ होता है, इवेंट ऑन माउस एंटर। ये मैंने एंटर किया, बटन क्लिक, एंटर किया, बटन क्लिक। इसी तरह ऑन माउस लीव भी है कि जब माउस को हम बटन पे एंटर करके दोबारा वापस लेके आए तो वो भी है। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट है, ऑन माउस लीव है, ऑन माउस एंटर वही जो मैंने आपको बताया। ऑन माउस डाउन जब आप उसको प्रेस करें
बटन को प्रेस करेंगे तब जो है वो ये वाला, जब आप बटन को प्रेस करेंगे तब ये वाला जो है वो इवेंट रन होगा। उसके बाद रिएक्ट में जो है वो हुक्स यूज़ होती हैं। इस वाले लेक्चर में हम एक ही हुक देखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हुक यूज़ होती है इसमें, यूज स्टेट की। यूज स्टेट की हुक ये है कि उसमें आप एक करंट वैल्यू देते हैं और एक वो वैल्यू होती है जो कि उसकी अपडेशन के बाद वैल्यू चेंज करनी होती है हमने। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। यहाँ पे हम कॉन्स्ट अरे वाला जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो भी हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रखनी है उसका नेम हम देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं सेट टेक्स्ट। ये जो है इसकी जो राइटिंग नोटेशंस है वो यही है, हमें यहाँ पे सेट लिखना पड़ता है स्टार्ट में, और ये वाला जो है कैपिटल इसको रखना पड़ता है। यहाँ पे टी स्मॉल था, यहाँ पे सेट टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं मार्क्स लिखता हूँ तो यहाँ पे सेट मार्क्स लिखेंगे और इक्वल करके यूज स्टेट लिखेंगे, यूज स्टेट। और इसके अंदर हम जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो देंगे यहाँ पे। इसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट। अब ये जो टेक्स्ट इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हेलो वर्ल्ड होगी। इसको हम किसी भी स्टेज पे जाके सेट टेक्स्ट के जरिए हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी एरर आ रहा है। मैंने वो रिमूव की थी, मैंने ऑन क्लिक का जो है वो रिमूव कर दिया था फंक्शन, उसको पहले क्रिएट कर लें। और माय स्टाइल वाला रिमूव कर दिया था, इसको रिमूव भी कर देते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको पहले। यहाँ पे अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू आ रही है हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई यूजर बटन पे क्लिक करे तो इसकी जो वैल्यू है वो हेलो वर्ल्ड से कुछ और हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि हम इसकी सेट टेक्स्ट कर देंगे। अब मैं इस पे जो ऑन क्लिक का मैंने इवेंट बनाया है इसके ऊपर मैं यहाँ पे जाके सेट टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। किसी भी स्टेज पे जाके कोई भी इसकी मैं वैल्यू दे सकता हूँ। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज होके हाई वर्ल्ड हो जाएगी। ये देखें, इस पे मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया हाई वर्ल्ड। इस तरह हम यूज स्टेट जो हुक है ये सबसे इम्पोर्टेंट हुक है रिएक्ट में। इससे हम डायनेमिकल यूज कर सकते हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कोई बटन पे क्लिक करे तो हाई वर्ल्ड हो जाए। जैसे इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर में जो है वो मैं पहले रख देता हूँ। मैंने लेट्स से यहाँ पे मैंने ब्लैक किया है कलर अभी, तो ये इसका ब्लैक हो गया कलर। सिर्फ इतने कंपोनेंट का कलर हमने ब्लैक किया है। मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो इसका जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसके लिए मैं 2-3 और बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से इसका बना लेते हैं हम ग्रीन, और यहाँ पे कर लेते हैं ऑरेंज, यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लू। तो इसके लिए अब हम फंक्शंस बना यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फंक्शंस को हैंडल ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हैंडल ऑरेंज, और इसको हैंडल ब्लू।
इसी तरह 3 यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हैंडल ग्रीन, ये हैंडल ऑरेंज कर देंगे यहाँ पे, और ये हैंडल ब्लू। अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पहले ब्लैक सेट किया हुआ है, ये तो स्टैटिक वैल्यू है, ये तो ब्लैक रहेगी इस तरह। इसको हम डायनेमिक बनाने के लिए बैकटिक्स यूज़ करेंगे, उसके अंदर $, और इसको हम नाम चेंज करके कलर कर देते हैं यहाँ पे सेट कलर। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हम कोई भी कलर नहीं रखते, बैकग्राउंड वाइट ही रहेगा। और यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू पास कर देते हैं ये कलर वाली। टेक्स्ट हमने रिमूव कर दिया, इसे भी रिमूव कर देते हैं। और जब ग्रीन बटन पे कोई क्लिक करे तो कलर जो है वो ग्रीन सेट हो जाए, ऑरेंज पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज सेट हो जाए। अगर कोई ब्लू पे क्लिक करता है तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू सेट हो जाए। और यहाँ पे सेट कलर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था। तो ये अब अगर हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इतने कंपोनेंट का ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज पे करेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन सेट हो गया। ऑरेंज पे क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज सेट हो गया। ब्लू पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू सेट हो गया। तो ये जो है यूज स्टेट, ये इसकी पावर है कि इसका जो है वो उसी टाइम पे उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इसकी इनिशियल वैल्यू भी हम रख सकते हैं और इसकी हम बाद में वैल्यू किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। वो भी उसको रिफ्रेश करने पे रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही जो है वो वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। तो इस तरह हम यूज स्टेट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे।